एक समझदार इंसान ने कभी कहा था कि लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे। और अगर आप कभी सोचते हैं कि जब पूरी धरती पर सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और नेचर इस धरती को रिक्लेम करेगी तो ये दुनिया कैसी लगेगी, तो शायद मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए कुछ दावत से कम नहीं है। तो आइए जुड़िए मेरे साथ इस एडवेंचर पर, जो कि भूतिया और खूबसूरत दोनों ही है, और इस चीज का सबूत भी है कि कैसे नेचर खंडरों को भी अद्भुत तरीकों से खूबसूरत बना देती है। नंबर 20, हाशिमा आइलैंड। हाशिमा आइलैंड, जो कि बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, नागासाकी जापान के कोस्ट से 9 मील दूर अब एक खंडहर है। रहने को वहां सिर्फ लंबी लंबी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे नेचर के कब्जे में आ गई हैं, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग अब बेहतर जिंदगी के लिए दूसरी जगहों पर चले गए हैं। पहले जो ओरिजिनली अपने अंडर सी कोल माइंस के लिए जानी जाती थी, और यहाँ तक कि इसकी कुछ 5000 की पॉपुलेशन भी हुआ करती थी, लेकिन जब 1960 में जापान में कोल की जगह पेट्रोलियम ने ले ली तो धीरे धीरे आइलैंड खंडर में तब्दील हो गया। टूटे कांच, लंबी लंबी जड़ें और गल रही लकड़ियों से भरा ये आइलैंड अब तक एक डरावने शहर से कम नहीं है। हाँ, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जगह धीरे धीरे टीनेजर्स की इंटरेस्ट साइट बन चुकी है। नंबर 19, हाउचुआन। चाइना के शिंगशैन आइलैंड में ये मछलियां पकड़ने वाला एक खंडर बन चुका गांव शंघाई से 40 मील ईस्ट में पाया जाता है। अगर आप आज गांव की तरफ देखेंगे तो शायद ही कभी नहीं मान पाएंगे कि साल 2000 की शुरुआत में खंडर बन चुका ये गांव कभी 3000 लोगों का घर होता था। इस गांव का रिमोट लोकेशन होना बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करता था, जिसमें से घरों तक खाना ना पहुंच पाना सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिर में वहां रहने वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर रहकर स्ट्रगल करने से बेहतर होगा कि अपने इस घर को पीछे छोड़कर कहीं और जाकर जिंदगी बिताई जाए, जो कि अब पेड़ों से लिपटे हुए घरों और टूटी दीवारों और छतों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर 18, गोइंग अप। ये जरूरी नहीं है कि हर बार नेचर किसी खंडर को रिक्लेम करने में सालों लगा दे, लेकिन ये एक्सीलेटर, जो कि माना जाता है कि हांगकांग के एक बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया में है, इस बात का एक बहुत अच्छा सबूत है कि कैसे आईवी किसी भी जगह पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, ये चीज उस एस्केलेटर की सीढ़ियों के अंदर तक घुस गई है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि अब ये एस्केलेटर कभी नहीं चलने वाला। इसी तरह जापान के लिए खंडर बन चुके थीम पार्क का ये रोलर कोस्टर भी काफी ज्यादा हद तक अनसेफ है। मतलब कह सकते हैं कि ग्रीनरी की वजह से इस रोलर कोस्टर पर झूलना एक बहुत ज्यादा सुंदर एक्सपीरियंस होगा, पर इसकी गारंटी नहीं कि ये राइड लंबी होगी या नहीं। नंबर 17, लैंड ऑफ ओज। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बार इस येलो ब्रिक रोड को देख लेंगे तो आप इस पर जाना पसंद करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप कोई हथियार लेकर चल रहे हो तो फिर बात अलग है। ये सड़क पहले नॉर्थ कैरोलिना की थीम पार्क लैंड ऑफ ओज का हिस्सा थी, जो कि अब बंद हो चुका है। और शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ऊंचे लंबे और घने पेड़ पौधों के अलावा कोई प्यारे और सुंदर फूल नहीं है। 1975 में लगी एक आग में जब इस पार्क के ज्यादातर ऑफिस के कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट्स तबाह हो गए, उसके बाद ये पार्क सभी ढंग से रिकवर हो ही नहीं पाया, और फिर 1980 के आखिर में इसको फाइनली बंद कर दिया गया। और अब वहां पर बच्चों की हंसी की बजाय इन बड़े घने पेड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 16, टू कोर्स व्हील्स। वैशन आइलैंड वाशिंगटन के इस पेड़ की भूख का मुकाबला किसी और पेड़ से हो नहीं सकता। इस पेड़ की बूढ़ी और टेढ़ी मेढ़ी टहनियों और जंग लगी हुई बाइसिकल देखने में इतनी अजीब लगती है ना, कि ये सब देखकर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उस बाइसिकल के बारे में एक 50 साल के इंसान ने बताया, जो कि खुद को बाइसिकल का मालिक कहता है। उन्होंने इस बाइक को गलती से अपने घर के पास एक कीचड़ भरी जगह पर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी बाइसिकल को उधर से वापस लाने की कोशिश नहीं की, और ये पेड़, जो कि उस टाइम पर एक सैपलिंग हुआ करता था, उस बाइक के आसपास उगना शुरू हो गया। ये बाइसिकल अब वहां की एक लोकल अट्रैक्शन बन चुकी है। पर ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप फैशन आइलैंड को इस बाइसिकल की वजह से अपने बकेट लिस्ट में डालेंगे, या फिर इसको फालतू समझकर इस पर ज्यादा ध्यान ना देना पसंद करेंगे। मैं बस इतना जानता हूं कि बाइसिकल का ओनर लकी था कि इससे पहले कि ये पेड़ उसको भी उसकी बाइसिकल की तरह लपेट लेता, वो वहां से भाग गया। नंबर 15, अंकोर वाट। अंकोर वाट, जिसको कि सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, कंबोडिया का एक फेमस रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, जो कि 402 एकड़ की लैंड पर बना हुआ है, और जो कि सिर्फ शुरुआत में एक हिंदुओं का मंदिर था, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती थी। 12th सेंचुरी में ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल गया, पर इसके कुछ समय के बाद ही यहाँ मानो जैसे कि तूफान आ गया। यह माना जाता है कि एक बार यहाँ पर बाढ़ आई और यहाँ के सारे रहने वाले लोग उसमें डूब गए, और इसका कुछ 100 सालों तक किसी को पता न चल सका। लेकिन 16th सेंचुरी में ये फिर से रिडिस्कवर हुआ। उस समय से लेकर अब तक ये अपने आर्किटेक्चर के बजाय यहाँ पर उग रहे पेड़ों और वाइन्स की वजह से अपनी सुंदरता और नेचर के लिए जाना जाता है। इनक्रेडिबल ह्यूमन डिजाइन और नेचर के मिक्सचर की वजह से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर 2.6 मिलियन विजिटर्स हर साल इसे देखने आते हैं। नंबर 14, अबेंडन मिल सोरेंटो।
जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, सोरेंटो इटली की इस क्रम्बलिंग मिल में काफी समय से कुछ भी नया नहीं बना है। जिस जगह पर यह मिल स्थित है वो कभी सोरेंटो पास्ता इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सेंटर था, लेकिन इस मिल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया क्योंकि अब और आसानी से पाए जाने वाली लोकेशंस पर ज्यादा मिल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। अब करीबन 100 सालों के बाद ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ह्यूमन स्ट्रक्चर की बजाय एक बड़े पत्थर की तरह नजर आने लगा है। अगर मुझे इस पास्ता पास्ट वाली जगह पर जाने का मौका मिले तो मैं उसके लिए अपना फेवरेट पास्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। नंबर 13, दोबारा क्लेम किए गए रशियन रेलिक्स। नेव्स्की प्याटचॉक, रशिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान सीज ऑफ लिंगार्ड के सबसे जरूरी और खतरनाक कैंपेन्स में से एक था। लगभग 75 साल बाद वहां पर पेड़ों का उगना फिर से शुरू हो गया और वॉर के दौरान हुए नुकसान के आसपास पेड़ों ने फैलना शुरू कर दिया था। हेलमेट से लेकर मशीन गन्स तक इन पेड़ों ने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। ये पेड़ हर एक चीज के ऊपर और उसके आसपास उगते ही जा रहे हैं। इस चीज की तो मुझे भी दाद देनी पड़ेगी, ये पेड़ ही हैं जिन्होंने एक ग्रेनेड को भी नहीं छोड़ा। नंबर 12, क्वेंटा डा रेगुलेरिया का कुआं। इस खस्ता हाल कुएं से पानी निकालने के लिए इन सभी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त होने वाली प्रॉब्लम्स को देखकर यह समझा जा सकता है कि नल का आविष्कार क्यों हुआ। यह खंडर बन चुका कुआं सिंट्रा पोर्टुगल की क्वेंटा डा रेगुलेरिया स्टेट में पाया जाता है और ये एक सुंदर शहर के मुताबिक काफी डरावनी वाइब्स देता है। कई लोगों का मानना है कि अब इस मॉस में भर चुके कुएं के नीचे जो 8 पॉइंटेड स्टार का सिंबल है वो किसी जमाने में भूतिया रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस कुएं को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। साथ ही में ये कुआं एक बहुत ही बड़ी और अंधेरी गुफा से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अगर अगली बार आप सभी इस कुएं में जाने के लिए सोचें तो अपने साथ एक फ्लैश लाइट और खूब सारी हिम्मत लेकर जरूर जाएं। नंबर 11, अबेंडन रेलवे ताइवान। टिपिंगशन नेशनल फॉरेस्ट ताइवान का ये खराब हो चुका और पानी से भरा हुआ रेलवे ट्रैक अब वहां के हाइकर्स के लिए एक पॉपुलर ट्रेल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेन के जरिए लकड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है। यहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ उग चुके हैं और इतना मॉस भर चुका है कि ये सोचना भी मुश्किल लगी कभी इस सड़े हुए ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजरी होगी। अगर देखा जाए तो अब ये इंसान की बनाई हुई किसी चीज के बजाय नेचर का बनाया हुआ जंगल ज्यादा लगता है और ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगले कुछ सालों में ये किसी को भी नहीं दिखाई देगा। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये धरती इंसानों के मर जाने के बाद कैसी लगेगी, जो कि कभी ना कभी तो होगा जरूर। रेलवे ट्रैक की तरह पूरी इस धरती पर भी शायद कोई हिंट बचेगी कि कभी इस धरती पर भी इंसान रहते थे। नंबर 10, सेंट रिट्यून लिवियस का चर्च। चाहे सेंट रिट्यून लिवियस का चर्च कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर इस चर्च की भी एक बहुत ही खराब हिस्ट्री रही है। 10th सेंचुरी में इस चर्च की फाउंडेशन के बाद ये कुछ समय तक सही सलामत था, लेकिन 100 ईयर्स वॉर के दौरान 1417 में इसको हथियारों से बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। उसके बाद सेकेंड वॉर के दौरान 1944 में इसको बम से उड़ा दिया गया था, जो कि असल में जर्मन टैंक्स के लिए फेंका गया था। इस चर्च के लिए एक ऐसा झटका था जिससे कभी रिकवर नहीं हो पाया और अब इतनी सारी टूटी हुई चीजों के साथ इसके अंदर सिर्फ पत्थर, आयरन और पौधे रह गए हैं। नंबर 9, कोलमैन्स कॉप। नेचर की रिक्लेमिंग पावर सिर्फ पेड़ और पौधों तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर हमें स्टार वॉर्स ने कई चीजें सिखाई हैं तो वो ये है कि सैंड इज कोलमैन्स कॉप के नामीबियन डायमंड माइनिंग टाउन में जहां पहले हर समय रौनक रहती थी, अब रेत से भरे हुए घरों के अलावा कुछ भी नहीं है। कोलमैन्स कॉप की ये दुर्दशा 1950 में होनी शुरू हो गई थी, जब इधर पाए जाने वाले डायमंड से भी काफी ज्यादा अच्छे डायमंड कहीं और मिलने शुरू हो गए, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले सभी लोग उस जगह पर चले गए। जल्द ही कोलमैन्स कॉप एक खंडहर में बदल गया और मानो जैसे ये इसके आसपास के डेजर्ट में ही समा गया हो। अब ये अपने यूनिक और हद से ज्यादा खूबसूरत सीनरी की वजह से फोटोग्राफ्स, आर्टिस्ट और टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है, लेकिन एनाकाइन स्काई वॉकर्स के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। विनक्लिफ न्यूयॉर्क की डचेस काउंट्री के दूर जंगलों के बीच में एक बहुत पुराना किला है। ये मेंशन जो कि 1853 में बनाया गया था और यहाँ पर कई लोग रहते थे। आखिर में 1950 में एक खंडर में बदल गया और अब यहाँ के लोकल लोगों में एक हॉन्टेड जगह की तरह जाना जाता है। इसको खंडर बने हुए 70 साल हो गए हैं और अब इस मेंशन के कई हिस्से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और आसपास का जंगल धीरे धीरे इस मेंशन को घेर रहा है, जबकि इतने सालों में इसके कई ओनर्स रहे हैं, लेकिन इस किले में जबरदस्ती घुस चुके पेड़ों ने यह बता दिया है कि यह किला जंगलों के लिए ही बना है। नंबर 7, पर्शियन पैराडाइज। ला पेटी सिग्नेचर या इनर सर्कल लाइन 1800 में पेरिस को कनेक्ट करने के लिए और सामान सप्लाई के लिए बनाया गया था। एक रेलवे ट्रैक था, 1934 से ही आउट ऑफ सर्विसिंग है और इसके लिए नेचर को इसे क्लेम करने के लिए खूब सारा समय मिल गया। जब यहाँ पर गर्मियों में अनयूजुअल वाइल्ड फ्लावर खिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, जो कि बाकी जंगलों से भरे हुए कैंट्रोप से काफी अलग है।
यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कोशिश की है कि इस पूरे ट्रैक को एक बहुत बड़े पार्क में बदल दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग इस रेलवे ट्रैक को एक पार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। शायद आखिरी हमारी डोंट प्ले ऑन द रेलवे ट्रैक की बात गलत साबित हो गई है। नंबर 6, फिश मॉल। चलो आखिर एक ऐसा मॉल तो मिला जिसमें मछलियां भी एंजॉय कर सकती हैं। बैंकॉक का न्यू वर्ल्ड मॉल 1997 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस मॉल ने बिल्डिंग की काफी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा था। फिर 1999 में एक आग ने इसकी छत को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसके नीचे वाले फ्लोर पर बारिश का पानी भरना शुरू हो गया। ये मॉल आखिर में मच्छरों के पनपने की एक जगह बन गया। इस चीज को लेकर वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, पर इस मॉल के लिए एक महंगी छत लगवाने के बजाय इस मॉल के अंदर बहुत सारी तिलापिया फिश को डाल दिया गया, ताकि वो मॉस्किटोज को खाकर खत्म कर दे। हुआ यूं कि तिलापिया फिश उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर गई और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और अब ये मॉल वहां पर रहने वाले लोगों को और वहां आए हुए विजिटर्स दोनों के लिए एक बहुत ही यूनिक चीज में बदल चुका है। नंबर 5, आइस अपार्टमेंट रशिया। नीडल आइस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर सरफेस अबव फ्रीजिंग होता है, लेकिन उधर की हवा बिलो फ्रीजिंग होती है। सरफेस पर जो लिक्विड मौजूद होता है वो हवा तक आता है, जहां पर जाकर वो एक कॉलम में फ्रीज हो जाता है। ये फिनोमेना जनरल मिट्टी के ऊपर होता है, पर किसी तरह ये कैटरिंगबर्ग रशिया के एक खंडर बन चुके अपार्टमेंट में ये फिनोमेना देखा गया। इससे ये चीज तो साफ है कि उस अपार्टमेंट में शायद किसी ने भी नहीं हीटर के पैसे नहीं भरे। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरे घर पर आकर देखना चाहिए जब मेरे हीटर ने काम करना बंद कर दिया था। नंबर 4, अबेंडन्ड होटल। अब तो इस होटल में शायद कुछ सालों पहले ही आखिरी ऑर्डर आया होगा, पर हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है तो इधर जाने से पहले आप अपनी बियर जरूर ला सकते हैं। साउदर्न यूरोप का ये खंडर बन चुका होटल किसी समय बहुत सुंदर और फैंसी हुआ करता था, पर अब ये सुंदरता के लिए काफी विपरीत है और ये एक आलीशान होटल के बजाय किसी वीडियो गेम की पोस्ट एपोकलिप्टिक जगह की तरह ज्यादा लगता है। पर हाँ, शायद ये अभी भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड एक्सप्लोरेंस के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन बन सकता है। नंबर 3, फाइटर जेट ग्रेवयार्ड। याकोवलेव Yak-28 सोवियत यूनियन के द्वारा 1958 से 1971 के बीच इस्तेमाल किया गया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। आप आसमान में ऐसे किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अब तक नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि ये अब और बेहतर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं तो मॉस्को के पास एक जंगल में ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट आपको जमीन पर गिरे हुए मिल जाएंगे, और इसी वजह से ये जंगल एक फाइटर जेट ग्रेवयार्ड में बदल चुका है। यहाँ के ओवरग्राउंड पेड़ और पौधे इन एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसा रहे हैं, जो कि उन हाइट से बिल्कुल विपरीत हैं जिन पर ये क्राफ्ट कभी उड़ा करते थे। नंबर 2, द कैटलिन कार ग्रेवयार्ड। कैटलिन के बेल्जियन टाउन में गाड़ियों से भरा हुआ एक जंगल है। यह अजीब कार ग्रेवयार्ड कैनेडियन सोल्जर्स के द्वारा शुरू किया गया था, जिनको कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस एरिया में ड्यूटी दी गई थी। वो अपने साथ साथ अमेरिकन कार्स लेकर आए, पर ट्रेड के लिमिटेड होने की वजह से कार्स के रिप्लेसमेंट पार्ट्स को अपने साथ लेकर आना इनके लिए मुश्किल था। जो भी गाड़ियां जिनमें कुछ खराबी थी और जिनको ठीक नहीं किया जा सकता था, उन सबको एक लोकल मैकेनिक डिस्कार्ड कर देता था। ये कैनेडियन सोल्जर्स जब वहां से जाने लगे तो उस मैकेनिक की कलेक्शन और ज्यादा बढ़ने लगी, जो कि लगभग 400 गाड़ियों तक पहुंच गई। इस मैकेनिक की मौत साल 2000 की शुरुआत में हुई, लेकिन अपनी मौत तक इसने इन गाड़ियों को अपने पास ही रखा, और उसके बाद क्योंकि उन गाड़ियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ये गाड़ियां धीरे धीरे बर्बाद होती गईं। यह सारी की सारी गाड़ियां उसी जगह पर काफी सालों तक बर्बाद स्टेट में पड़ी रहीं। देखने पर लगता है कि जैसे ये हाईवे खंडर है, या फिर यह हाईवे शायद एक न्यूक्लियर एपोक्लिप्स में बर्बाद हो चुका है। वैसे तो वहां से ज्यादातर गाड़ियां हटा दी गई हैं, पर फिर भी वहां से आने जाने वाले विजिटर्स ने कई बार टायर्स, एग्जॉस्ट पाइप, टेल लाइट्स या फिर कुछ छोटे मोटे पार्ट्स का इस कार ग्रेवयार्ड में पाए जाने का दावा किया है। नंबर 1, चेरनोबिल यूक्रेन। अब इतने सारे यूनिक और अद्भुत एग्जांपल्स को देखकर कि किस तरह नेचर भी उन चीजों को अपने आसपास बुला लेती है जिन पर उसका हक होता है, अब बारी है चेरनोबिल की। 1986 के हिस्टोरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर के बाद से ही ये जगह बहुत ही अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ का घर बन चुकी है। यूजुअल घास फूस, पेड़ों और पौधों के अलावा इस एरिया में व्हाइट हॉर्स, मूज, इवन वोल्स भी इस तरह की कई अजीब और सुंदर चीजें उगती हैं। जिस तरह ये क्रीचर्स इस एरिया की रेडिएशन को रेजिस्ट करते हैं, इसी चीज से साइंटिस्ट भी काफी हैरान हैं, और इसने इनको ये रीचेक करने पर मजबूर कर दिया कि जो इन्होंने अब तक क्रीचर के बारे में सोचा था, क्या वो गलत है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ की कुछ वाइल्ड लाइफ ने इधर की हाई रेडिएशंस को भी अडॉप्ट कर लिया है। इस एरिया के फ्रॉक्स ने रेडिएशन की वजह से बाहर के एरियाज के कंपैरेटिवली एक डार्कर स्किन टोन अडॉप्ट कर ली है, और ये माना जाता है कि शायद ये डार्कर स्किन टोन इन फ्रॉक्स को ज्यादा रेडिएशन से एब्जॉर्ब करने के लिए बचाता है। हालांकि काफी क्रिएचर्स इस एरिया की रेडिएशन की वजह से साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें की एल्बिनिज्म और लाइफ स्पेन का कम होना भी आता है। पर जो क्रिएचर इसके बाद भी वहां पर बच जाते हैं और सर्वाइव करते हैं, वो इस बात का सबूत है कि इंसानों के द्वारा किए गए बड़े से बड़े डिजास्टर्स भी नेचर को नहीं रोक सकते। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनमें से किसी एक खंडर हो चुकी जगह पर जाएं? क्या आप आज तक किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।